कहानी का ये 8वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। अमारा तो पहले ही सदमे जैसी हालत में थी। इस पर रणवीर के जाने की खबर सुनकर भौचक्की सी हो गई थी। वो अपने कमरे में आकर बेतहाशा रो पड़ी थी। आंसू थे जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अमारा ने रणवीर का फोन ना जाने कितनी बार ट्राई किया, पर उसका फोन बंद ही आ रहा था। उसने जैन से भी पूछा, पर उसे भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। अमायरा का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। अब उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। रणवीर ने उससे अपने प्यार का इजहार करने के लिए कितना कुछ किया था उसके लिए, पर उसके प्यार भरे दिल को उसने किसी झूठे की बातों में आकर चकनाचूर कर दिया। सीधे इल्जाम ही लगा दिए। कम से कम इल्जाम लगाने से पहले उसने कुछ सोचा तो होता, या फिर वो ये बात रणवीर को बता सकती थी कि किसी ने मुझे तुम्हारे बारे में ऐसा कहा, इस बारे में तुम क्या कहना चाहते हो। रणवीर कुछ तो कहता, उससे झगड़ा होता, पर वो पास तो होता। रणवीर उस पर कितना भरोसा करता था, पर वो इतने महीने उसके साथ रही, पर फिर भी वो उस पर भरोसा नहीं कर पाई। वो उसे समझ ही नहीं पाई। सुबह से रात होने को थी, पर रणवीर का कोई फोन कोई मैसेज नहीं आया था। रात को सोने के लिए कमरे में आई तो नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। पूरे कमरे में रणवीर का एहसास छिपा था, बस वो ही साथ नहीं था। अमारा आकर बेड पर बैठ गई। वो उस जगह को देखने लगी जहां रणवीर सोता था। उसने पिलो उठाया तो उसकी नजर तकिए के नीचे पड़े लेटर पर पड़ी, जो कि रणवीर ने अमारा के लिए छोड़ा था। अमाया ने बड़ी बेताबी से कांपते हाथों से वो लेटर खोला और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। अमायरा, जब तक तुम्हें ये लेटर मिलेगा तब तक शायद मैं तुमसे बहुत दूर जा चुका होऊंगा। अमायरा, आज तक मुझे ये लगता था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, इसलिए तो ना चाहते हुए भी हमारी शादी हुई। पर कल मुझे एहसास हुआ कि ये रिश्ता कितना खोखला था। मैं और तुम तो कभी हम बन ही नहीं पाए। मुझे लगता था कि कोई तीसरा हमारे बीच नहीं आ सकता, लेकिन तुम्हारी बातों ने एहसास करवा दिया कि मैं ही शायद तुम्हारे और तुम्हारी पहली मोहब्बत के बीच में आ गया। मुझे तुमसे कब मोहब्बत हो गई मुझे पता ही नहीं चला। तुमसे मोहब्बत मैंने की है तो गलती मेरी है, क्योंकि तुम तो मुझसे मोहब्बत ही नहीं करते थे। तो इसमें तुम्हारी क्या गलती? अब गलती मैंने की है तो सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। तुम्हें एक बात और बताना चाहता हूँ, तुमसे पहले मेरी जिंदगी में कभी कोई लड़की नहीं आई थी। तुम मेरी पहली मोहब्बत हो हमारा, पर तुम्हें इस रिश्ते से घुटन हो रही थी ना, तो इसलिए मैंने तुम्हें इस घुटन भरे रिश्ते से आज़ाद कर दिया है। जिस रिश्ते का आधार ही नफरत थी उसका यही अंजाम होना था। कल तक तुम्हारे पास तलाक के पेपर्स पहुंच जाएंगे, बस एक साइन और तुम्हें इस अनचाहे बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। तुम सागर के साथ अपने प्यार की दुनिया फिर से बसा सकती हो, और हो सके तो इस रणवीर के साथ बिताए हुए लम्हों को अपनी जिंदगी के पन्नों से फाड़ कर फेंक देना। जाते जाते तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, प्लीज इनकार मत करना। मैंने अपनी कंपनी तुम्हारे नाम कर दी है। तुम्हें अपना सपना पूरा करना है और सभी को ये प्रूव करके दिखाना है कि तुम बेस्ट हो। आई नो तुम कर लोगी, क्योंकि कहते हैं जब हम अपने प्यार के साथ होते हैं तो अपने सपनों को पूरा करने के जज्बे में एक कशिश सी आ जाती है। और अब जब तुम्हारा प्यार तुम्हारे साथ होगा तो तुम अपना सपना जरूर पूरा कर लोगी। अमारा, आई विश तुम बहुत बहुत कामयाब हो। अपने प्यार के साथ हमेशा खुश रहना। रणवीर। इस लेटर के ना जाने कितने शब्द रणवीर के आंसुओं से धुंधले हो चुके थे, और बाकी बचे शब्दों को अमारे के आंसुओं ने धुंधला कर दिया था। वह बुरी तरह टूट चुकी थी। अब तक उसे उम्मीद थी कि वो किसी न किसी तरह रणवीर को मना लेगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर उसे ये नहीं पता था कि उसकी कही बातें रणवीर को इतनी चुभ जाएंगी कि वो उससे इतना दूर चला जाएगा। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके जिस्म से किसी ने उसकी जान निकालकर अलग कर दी हो। उसके पास आंसू और पछतावे के अलावा अब कुछ भी बाकी नहीं बचा था। रब किसी को किसी पर फिदा ना करे, फिदा करे तो कयामत तक जुदा ना करे। ये माना कि कोई मरता नहीं जुदाई में, लेकिन जी भी तो नहीं पाता तन्हाई में। बहुत उदास है कोई तेरे जाने से, हो सके तो लौट कर आ जा किसी बहाने से। तू लाख खफा हो पर एक बार देख तो ले, कोई बिखर गया है तेरे रूठ जाने से। रणवीर का रूठना अमारा को अंदर तक तोड़ रहा था।
रणवीर ने ऐसा ही खत दादी माँ के लिए भी छोड़ दिया था, जिसमें लिखा था, आई एम सॉरी दादी माँ, आपसे दूर जा रहा हूँ। मेरा जाना बहुत ज़रूरी है दादी माँ। मुझे उम्मीद है कि आप अपने बेटे को समझने की कोशिश करेंगी। दादी माँ कई बार चीज़ें इतनी उलझ जाती है कि उन्हें सुलझाना बहुत मुश्किल लगता है। ऐसे ही मुझे लगता है कि मैं अमारा के साथ अपनी समझौते वाली शादी को और निभा नहीं पाऊंगा। मैंने उसे इस अनचाहे बंधन से आज़ाद कर दिया है। मैं आप सबसे बहुत दूर जा रहा हूँ, हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि आपको पता है आपका बेटा आपसे दूर नहीं रह सकता, पर कुछ वक्त में अकेला रहना चाहता हूँ। जिंदगी को समझने की कोशिश करना चाहता हूँ। जब मैं अपने आप को समझ लूंगा तो मैं लौट कर वापस आ जाऊंगा। आप मुझे माफ कर दीजिएगा, आपका अपना रणवीर। दादी माँ ये पढ़ते ही बेजान सी हो गई। उन्होंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका बच्चा रणवीर इस तरह उनसे दूर हो जाएगा। उनके दिल का दर्द आंसू बनकर उनकी आंखों से बहने लगा। इसी तरह दाई माँ को भी एक खत मिला, जिसमें लिखा था, दाई माँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। कब वापस आऊँगा ये नहीं पता। मैं जानता हूँ कि मेरे ऐसे जाने से आपको बहुत दुख होगा, पर दाई माँ, इस समय आप मुझसे नाराज मत होइएगा। इस समय मेरी जिंदगी इतनी उलझ गई है कि उसको सुलझाने के लिए मेरा यहाँ से जाना जरूरी है। दाई माँ, आपने हमेशा मुझे बहुत प्यार दिया है। मेरे लिए और इस हवेली के लिए आपने बहुत कुछ किया है, जिसका कर्ज मैं इस जन्म में नहीं उतार पाऊंगा। आपसे विनती है कि मेरे वापस लौटने तक आप दादी माँ का ख्याल रखिएगा। दादी माँ, और इस हवेली को संभालने की जिम्मेदारी आपको देकर जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इस जिम्मेदारी को पहले की तरह अब भी अच्छी तरह से निभाएंगी। दाई माँ, हो सके तो अपने बेटे को माफ कर देना। आपका बेटा रणवीर। दाई माँ ये खत पढ़कर सुन सी रह गई थी। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो वहीं बैठी रह गई। वो तो सोच रही थी कि रणवीर बिजनेस के सिलसिले में बाहर गया है, पर उन्हें क्या मालूम था कि रणवीर घर छोड़कर जा रहा है। अगर उन्हें पता होता तो वो उसे कभी जाने ही नहीं देती। रणवीर के जाने से सब कुछ बदल गया था। उनके घर में खामोशी सी छा गई थी। दादी माँ तो रणवीर के जाने के बाद पूरी तरह से खामोश हो गई थी। कोई बात करना तो दूर, उन्होंने किसी भी बात पर रिएक्ट करना तक बंद कर दिया था। दाई माँ आज रणवीर के माँ पापा की तस्वीर के सामने खड़ी होकर खुद को कोस रही थी। छोटी मालकिन, आपने कितने विश्वास से जाते वक्त मुझसे रणवीर का ध्यान रखने के लिए कहा था, पर मैं इस घर के वारिस का ध्यान नहीं रख पाई। मैं अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभा पाई। पता नहीं रणवीर बेटा आज कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। मैंने आपसे वादा किया था कि जब तक मैं जिंदा हूँ रणवीर बेटे पर कोई आंच नहीं आएगी, पर मैं ये वादा पूरा नहीं कर पाई। मुझे माफ कर दीजिएगा छोटी मालकिन, मैंने आपके विश्वास को तोड़ दिया। ये कहते हुए दाई माँ पपक कर रो पड़ी। इस बात को गुजरे 1 महीना हो गया था। अमार ने रणवीर का पता लगाने की हर मुमकिन कोशिश की, पर कुछ पता ना लगा सकी। अमारा अब भी उतनी बेचैनी से रणवीर के आने का, उसके फोन का इंतजार कर रही थी। हर बार फोन का बजना या घर में किसी आने की आहट उसके मन में एक उम्मीद की किरण पैदा कर देती थी, पर जब उम्मीद टूटती तो निराशा मन को घेर लेती। अमारा की हालत भी अजीब हो गई थी। कभी रणवीर की किसी बात को याद करके जोर से हंस देती और कभी उसकी यादों में खोकर आंसू बहाने लगती। अमारा के माँ पापा ने कितनी बार उसे अपने साथ घर ले जाने की जिद की, पर अमारा ने सख्ती से हर बार मना कर दिया। अमारा ने उन्हें साफ मना कर दिया कि वो अपने पति के घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। मानवी, जिसे सब कमजोर समझते थे, रणवीर के जाने के बाद उसने खुद को मजबूत करते हुए घर को संभाल रखा था। कभी वो दादी माँ को संभालती, उन्हें हौसला देती, कभी अपनी माँ का मजबूत सहारा बनकर उनके साथ खड़ी रहती और कभी अमारा के आंसू पोंछकर उसे संभाल लेती। अपने भाई के प्यार ने उसे मजबूत बना दिया था। उसने अपने आप से वादा ले लिया था कि वो इस घर को बिखरने नहीं देगी। उसे सबके सामने बहुत मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा, और वो सच में मजबूती से ही खड़ी थी। अमारा की दादी माँ के सामने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जब से रणवीर गया था वो दादी माँ के सामने नहीं आई थी। हवेली में एक अजीब सा माहौल चल रहा था। एक दिन मानवी किसी काम से अपने किसी फ्रेंड से मिलने कैफे में आई थी। काम खत्म होने पर जैसे ही वो वहां से निकलने को हुई तो पीछे वाली चेयर पर बैठे शख्स की आवाज ने उसके कदम रोक दिए।
वो उनकी बातें सुनना चाहती थी क्योंकि वो शख्स कोई और नहीं जयंत था और किसी से बिजनेस रिलेटेड बातें कर रहा था। जयंत बोला, कहिए मिस्टर बंसल, आपने क्यों बुलाया मुझे? मिस्टर बंसल मुस्कुराकर बोले, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है जो कि तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। जयंत चौंक कर बोला, कैसा ऑफर? मिस्टर बंसल बोले, मैं जानता हूँ फिलहाल आरएस कंपनी को कोई हेड नहीं कर रहा, तो तुम किसी तरह इस कंपनी के शेयर मेरे नाम करवा कर मुझे वो कंपनी टेक ओवर करने में मेरी मदद कर सकते हो। बदले में तुम्हें मैं इस कंपनी का ऑनर बना दूंगा। तुम वो मुकाम हासिल कर सकते हो जो तुम्हें रणवीर के साथ रहते हुए कभी नहीं मिला। जयंत को खामोश देखकर उसने आगे कहा, इतना क्या सोच रहे हो? इतना अच्छा ऑफर है, आई नो रिजेक्ट करने का तुम्हारे मन में ख्याल भी नहीं आएगा। जयंत बहुत सीरियस होते हुए बोला, आपको क्यों लगता है कि मैं आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लूंगा? आपको पता है मैं कितने सालों से इस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूँ और रणवीर सर ने हमें कभी अपने एम्प्लॉय नहीं बल्कि अपनी फैमिली समझा है। और मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूँ कि किसी भी फायदे के लिए अपनी फैमिली को यूज करूँ। आई एम सॉरी मिस्टर बंसल, मैं बिकाऊ नहीं हूँ। मुझे दौलत से ज़्यादा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी है और आपके इस ऑफर को एक्सेप्ट करके मैं अपनी नज़रों में गिरना नहीं चाहता। और एक बात और, वो कंपनी मेरे रणवीर सर का सपना है और कोई मेरे सर के सपने को तोड़ने की कोशिश करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आपने बेवजह अपना और मेरा वक्त बर्बाद किया। ये कहकर जयंत वहां से निकल गया। ये सब बातें सुनकर मानवी को एक सुकून महसूस हुआ कि उसके भाई की कंपनी किसी गलत हाथों में नहीं है। जयंत के लिए उसके मन में रिस्पेक्ट आज और भी बढ़ गई थी, पर अब उसे अपने भाई की कंपनी की बहुत फिक्र हो रही थी। शाम को मानवी गार्डन में टहल रही थी कि अचानक वो जयंत को वहां देखकर चौंक गई। वो जयंत के पास आई और बोली, आप यहाँ? जयंत बोला, मानवी, मुझे अमायरा से मिलना था, उससे कुछ जरूरी बात करनी थी, आप उसे बुला देंगी? मानवी बोली, आप बैठिए, मैं अभी अमायरा को बुला कर लाती हूँ। मानवी अमायरा को बुला कर ले आई। अमायरा ने आते ही जयंत को देखकर कहा, बताइए आपको क्या काम था मुझसे? जयंत बोला, अमायरा तुम ऑफिस कब से आ रही हो? अमायरा बोली, मुझे नहीं लगता कि मैं अभी फिर से ऑफिस आना शुरू कर पाऊंगी। जयंत उसे देखकर बोला, पर क्यों अमायरा? देखो मैं तुम्हारी हालत समझ रहा हूँ, पर ऑफिस को तुम्हारी ज़रूरत है, खासकर रणवीर सर के जाने के बाद। तुम्हें पता है लोग रणवीर सर के जाने के बाद कंपनी को हथियाने के तरीके ढूंढने लगे हैं। अब कंपनी तुम्हारे नाम है। अगर तुम अभी भी कंपनी ज्वाइन नहीं करती हो तो रणवीर सर की इतने सालों की मेहनत दांव पर लग सकती है। रणवीर सर के लिए ये कंपनी क्या थी ये मुझसे बेटर तुम जानती हो। अगर आज भी तुम यूँ खामोश बैठी रही तो मुझे डर है कि ये कंपनी जो रणवीर सर का सपना है वो कहीं बिखर न जाए। फैसला तुम्हारा अपना है, पर मेरी कही बातों के बारे में सोचना जरूर। जयंत ये कहकर वहां से चल दिया। जयंत घर से बाहर निकलने ही वाला था कि मानवी ने आवाज लगाई, जयंत रुकिए, आपसे बात करनी है। जयंत पलटकर बोला, बोलिए मानवी। मानवी बोली, क्या मैं भाई की कंपनी ज्वाइन कर सकती हूँ? अगर मैं भाई के सपने को बचाने में जरा से भी काम आ पाई तो मुझे बहुत खुशी होगी। जयंत बोला, मानवी, आपको मुझसे पूछने की कोई जरूरत ही नहीं थी। अगर आप ये कंपनी ज्वाइन करेंगी तो मुझे ही नहीं सारे स्टाफ को खुशी होगी। अमारा अपने कमरे में आ गई थी। जयंत की बातों ने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया था, जैसे वो नींद से जाग गई हो। ये क्या कर रही है तू अमायरा? रणवीर ने तुझ पर इतना भरोसा दिखाया और तू उसके भरोसे का भी मान नहीं रख पाई। लेकिन अब और नहीं रणवीर, अब तुम्हारी अमायरा बिल्कुल नहीं रोएगी। अब जैसा कि तुम चाहते थे कि मैं खुद को बेस्ट प्रूव करके दिखाऊंगी। हर वो काम जो मेरे रणवीर ने अधूरा छोड़ दिया था अब उसे उसकी अमायरा पूरी करेगी। अब तुम्हारी कमी, तुम्हारी यादें मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत बनेगी। तुम मेरे पास ना होते हुए भी हमेशा मेरे साथ रहोगे, एक एहसास बनकर। और देख लेना रणवीर, तुम्हारी अमायरा का प्यार एक दिन तुम्हें घर वापस आने पर मजबूर कर देगा। अमायरा ने अपने आप को एक नए जोश से भरा और मन में एक दृढ़ निश्चय करके वो सोने के लिए लेट गई और सोचते सोचते रात के पता नहीं कौन से पहर वो नींद की आगोश में चुक गई।
अगले दिन सुबह होने के साथ साथ अमाया ने भी अपनी उम्मीदों को नई सुबह दिखाई और अपने आप को नई ऊर्जा से भरकर खड़ी हुई और एक बार फिर से ऑफिस के लिए रेडी हो गई। तैयार होने के बाद वो रणवीर की तस्वीर के सामने खड़े होकर मुस्कुराते हुए बोली, बेस्ट ऑफ लक नहीं कहोगे अपनी अम्मू को? मैं वादा करती हूँ जब तक तुम लौटोगे ना रणवीर, तुम्हें अपनी अम्मू पर प्राउड फील होगा। तुम प्राउड से कहोगे कि ये मेरी अम्मू है। आज से ये आंखें सिर्फ तुम्हारे सपने को देखेंगी। तुम्हारे सपने के अलावा इन आंखों में अब कोई और सपना नहीं होगा। मैं तुम्हारा आखिरी सांस तक इंतजार करूंगी। तुम्हारे आने तक तुम्हारी अमायरा तुम्हारी हर चीज को संभाल कर रखेगी। आज इतने दिनों बाद दादी माँ के सामने जा रही हूँ, उन्हें ये विश्वास दिलाने कि तुम यहाँ नहीं हो तो क्या हुआ, मैं तो हूँ उनके पास, उनकी पौध बहू, जो तुम्हारे आने तक तुम्हारी विरासत को संभाल कर रखेगी। ये कहकर अमारा अपने कमरे से बाहर निकली और उसने दादी माँ के कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए। वो दादी माँ के कमरे में आई तो दादी माँ आराम चेयर पर बैठी हुई थी। उन्होंने अपना सिर पीछे लगाया हुआ था। अमारे ने आकर उनके पांव छुए तो दादी माँ ने अपनी आंखें खोली और अपने सामने अमारा को देखकर थोड़ी हैरान थी, क्योंकि जब से रणवीर गया था दादी माँ और अमारा ने आपस में बात नहीं की थी। दोनों का सामना भी नहीं हुआ था, क्योंकि दोनों ही ज्यादातर अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। अमारा दादी माँ को देखने लगी। दादी माँ बहुत बुझ सी गई थी। उसे दादी माँ को देखकर बहुत दुख हुआ। वो दादी माँ के पैरों में बैठ गई और बोली, दादी माँ, मैं आज ऑफिस जा रही हूँ। रणवीर का सपना, उसकी कंपनी को बचाने के लिए मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है। दादी माँ उसे देखकर बोली, रणवीर तो चला गया, फिर तुम क्यों उसका सपना बचाना चाहती हो? उसने तो तुम्हें आज़ाद कर दिया है, तो तुम भी उसे आज़ाद कर दो इस रिश्ते से और अपने घर वापस चले जाओ। अपने आने वाले कल के बारे में सोचो। ये सुनकर अमारा बोली, दादी माँ, रणवीर ने भले ही मुझे आज़ाद कर दिया, पर मैं इस रिश्ते से मरते दम तक आज़ाद नहीं होना चाहती। मैं रणवीर से बहुत प्यार करती हूँ और अपनी आखिरी सांस तक करती रहूंगी। रणवीर को समझने में मुझसे भूल हुई है, पर मैंने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि वो घर छोड़कर चले जाएंगे। दादी माँ, मैंने अपने बड़ों से सुना है कि लड़की की डोली जिस घर में जाती है उसी घर से उसकी अर्थी निकलती है। तो दादी माँ, इस घर में मेरी डोली आई थी और अब इस घर से मेरी अर्थी ही उठेगी। मैं आपको इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अपने पति का वापस लौटने का इंतजार करूंगी। वो लौटकर जरूर आएंगे, उन्हें लौटकर आना ही होगा। मेरा प्यार उन्हें लौटकर आने पर मजबूर कर देगा। ये कहकर अमायरा रोने लगी। दादी माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा। उन्हें पंडित जी की बात याद आ गई। इन दोनों को बहुत सी परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। अगर इन दोनों ने वो परीक्षाएं पास कर ली तो ये खुशहाल दाम्पत्य जीवन जिएंगे। दादी माँ ने अमायरा को उठाया और बोली, बेटा, ये तुम्हारी परीक्षा का समय है। अब ये देखना है कि तुम इसमें पास होती हो या फिर। जाओ बेटा, अपने फर्ज को निभा ले। रणवीर के वापस आने तक सब कुछ तुम्हें संभालना है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। दादी माँ ने अमारा के आंसू पोंछे और उसे हौसला दिया। दादी माँ से मिले हौसले से उसने अपने आप को बहुत मजबूत महसूस किया। उसे अपने अंदर ऊर्जा का संचार महसूस हो रहा था। उसने अपनी सारी ऊर्जा को समेटा और दादी माँ से आशीर्वाद लेकर निकल पड़ी अपने लक्ष्य की ओर। अमारा की गाड़ी ऑफिस के बाहर आकर रुक गई। उसने एक गहरी सांस ली और दिल में कई अरमान समेटे और चेहरे पर कॉन्फिडेंस की चमक बिखेरे हुए वो मानवी के साथ गाड़ी से उतरी और ऑफिस के अंदर पहुंच गई। अमारा को वहां देखकर जयंत को बहुत खुशी हुई। उसे लगा नहीं था कि अमारा इतनी जल्दी उसकी बात मान लेगी। उसने आगे बढ़कर अमारा से कहा, तुमने मेरे कहने से ऑफिस फिर से ज्वाइन कर लिया, मुझे बहुत खुशी हुई अमारा। फिर मानवी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला, यू आर मोस्ट वेलकम मानवी। मानवी ने उसका हाथ थामते हुए कहा, थैंक यू जयंत। अमारा के आने की खबर सुनकर सभी स्टाफ मेंबर्स उसे वेलकम करने पहुंच गए। उन सभी को वहां देखकर अमारा की आंखें नम हो गई। वो सबको देखकर बोली, आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। रणवीर ने हमेशा इस कंपनी को अपनी फैमिली से भी बढ़कर माना है और मैं चाहती हूँ कि आगे भी हम ऐसे ही एक फैमिली की तरह ही रहें। मानती हूँ कि मैं रणवीर की जगह कभी नहीं ले पाऊंगी, पर इस कंपनी के लिए
अपना बेस्ट दूंगी, पर उसके लिए मुझे आप सबके प्यार और साथ की बहुत ज़रूरत है। मैं आप सब में से ही एक हूँ। अगर हम सब साथ होंगे तो मुझे उम्मीद है कि हम इस कंपनी को सक्सेस की ऊंचाइयों तक पहुंचा देंगे, ताकि जब रणवीर सर वापस आए तो अपनी फैमिली को साथ मिलकर उनका सपना पूरे करते देखकर उन्हें हम सब पर प्राउड फील हो। कि अपने रणवीर सर का सपना पूरा करने की मेरी इस कोशिश में आप सब मेरा साथ देने को तैयार हैं। सबसे पहले जयंत ने उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, आई एम ऑलवेज विद यू अमारा। उसके बाद मानवी के साथ साथ आरती ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। उसके बाद एक एक करके सभी उसका साथ देने के लिए उसके साथ खड़े हो गए। इस कंपनी के लिए ये एक नया आगाज था। अमारा जैसे ही रणवीर के केबिन में पहुंची तो रणवीर के साथ बिताए पल, उसकी नोक झोंक सब उसके जहन में फिर से ताज़ा हो गया। जयंत रणवीर की चेयर की तरफ इशारा करते हुए बोला, बैठो अमारा और नई शुरुआत करो। अमारा रणवीर की चेयर को देखकर बोली, नहीं जयंत, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि रणवीर की जगह ले सकूं। इस चेयर को भी मेरी तरह रणवीर का इंतजार रहेगा। फिर प्यून से कहकर उसके बिल्कुल साथ एक और चेयर लगवा ली और रणवीर की चेयर पर हाथ फेरते हुए बोली, तुम मुझे इंस्पायर करने के लिए हमेशा अपनी अम्मों के साथ रहोगे। और सामने रखी रणवीर की तस्वीर को देखकर मुस्कुराते हुए अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाकर अपने काम में जुट गई। जयंत अमारा को रणवीर के केबिन में छोड़कर मानवी के केबिन में आया तो मानवी को कंफ्यूज सा देखकर जयंत ने पूछा, क्या हुआ मानवी, आप ठीक हो? मानवी बोली, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। मुझे काम का कोई एक्सपीरियंस नहीं है और ना ही कभी इसके बारे में सोचा था। अब समझ नहीं आ रहा कि कैसे क्या करूँ। जयंत मुस्कुराते हुए बोला, सभी कहीं ना कहीं से शुरुआत करते हैं मानवी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको समझा दूंगा कैसे क्या करना है। मानवी जयंत को असमंजस से देखकर बोली, आपको लगता है मैं कर पाऊंगी? जयंत बोला, ऑफ कोर्स आप कर पाओगी, आप रणवीर सर की सिस्टर हैं, ये सब तो आपको चुटकियों में आ जाएगा। मानवी बोली, आपसे एक बात पूछूं, आप भाई को हमेशा सर क्यों बुलाते हैं, जबकि आप दोनों में एज गैप तो ज़्यादा नहीं है? जयंत बोला, बात एज की नहीं है, रिस्पेक्ट की है, और मैं रणवीर सर की दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। उन्होंने मेरा तब साथ दिया जब मुझे और मेरी माँ को हमारे अपनों ने ठुकरा दिया था। तब रणवीर सर ने बिना किसी शर्त के अपना हाथ बढ़ाया और मुझे अपना छोटा भाई समझते हुए आज तक ये हाथ थामे रखा। वो मेरे लिए मेरे अपनों से भी बढ़कर है। ये कहते हुए जयंत की आंखें नम हो गई, जिसे छिपाते हुए जयंत ने कहा, मैं भी ना मानवी, आपसे क्या क्या कह गया? मानवी ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, आप कह पाए क्योंकि कभी कभी हम अपने दिल की बात अपनों के बजाय दोस्तों से ज़्यादा इसलिए शेयर कर पाते हैं। मानवी की बात सुनकर जयंत ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा और अपने मन में बोला, पर मानवी आप मेरे लिए कोई दूसरी नहीं है। अमारा ने सबके साथ मिलकर एक ऐसे सफर की शुरुआत कर दी थी जहां से पीछे देखना संभव ही नहीं था। बस अब आगे बढ़ते जाना था। अमारा ने पूरे जोश के साथ काम करना शुरू कर दिया। पहले उसने रणवीर के अधूरे छोड़े गए कामों को करना शुरू किया। समय के साथ अधूरे काम पूरे होते गए और उसके काम को देखकर उसकी कंपनी को नए नए प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। अमारा मीटिंग करने के लिए जयंत के साथ जाती और मीटिंग हमेशा दिन के समय रखती थी और समय से घर पहुंच जाती। काम करने के बाद वो अपना बाकी का समय दादी माँ के साथ बिताती थी ताकि उन्हें रणवीर के ना होने का एहसास ना हो। फिर भी दादी माँ उदास हो जाती, पर अमारा को देखकर वो अपने आप को संभाल लेती। अमारा ने दाई माँ को भी तसल्ली दे देकर समझा लिया था कि रणवीर जल्दी ही वापस आएंगे और तब तक हम सबको साथ मिलकर चलना है। दाई माँ ने भी खुद को संभाल लिया था। अमारा अब पहले से ज़्यादा परिपक्व हो चुकी थी। धीरे धीरे समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था और रणवीर को गए 2 साल हो चुके थे। इस बीच उसका कोई फोन या मैसेज तक नहीं आया था। इन 2 सालों में अमारा ने काम में खुद को पूरी तरह डुबो दिया था। उसे काम के आगे दिन रात की कोई परवाह नहीं थी। उसके काम करने के तरीके को देखकर उसमें रणवीर की झलक को देखा जा सकता था। वो काम में खुद को इतना थका देना चाहती थी कि किसी और बात पर उसका ध्यान ही नहीं जा सके, पर रणवीर की यादों से अछूती नहीं रह पाती थी। वो 2 सांसों की तरह हमेशा उसके जहन में बसा हुआ था। आरएस कंपनी सफलता के शिखर को छू रही थी। अमारा ने जो वादा अपने रणवीर से किया था वो साकार हो चला था।
साथ साथ काम करते हुए मानवी और जयंत में काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी। वो अपनी हर बात एक दूसरे से आसानी से शेयर कर पाते थे। पर एक बात ऐसी भी थी जो जयंत कभी मानवी से नहीं कह पाया और उसे पता नहीं था कि वो कभी मानवी से कह भी पाएगा या नहीं। आज भी काम ज्यादा होने पर मानवी के सिर में दर्द हो रहा था। उसने चेयर के सहारे से टिकाकर आंखें बंद कर ली। तभी जयंत की आवाज उसे सुनाई दी। सिर दर्द हो रहा है? ये लीजिए आपके लिए गर्मा गर्म कॉफी। मानवी मुस्कुराते हुए बोली, आपको हमेशा मेरे बिना बोले सब कुछ कैसे पता चल जाता है? मुझे इस वक्त इसकी बहुत जरूरत थी। ये कहकर मानवी कॉफी मग को मुंह से लगाने लगी तो जयंत ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मानवी रुकिए, बहुत गर्म है ये, थोड़ा ध्यान से। मानवी उसकी तरफ देखकर बोली, सॉरी, और सॉरी बोलकर अपने मन में सोचने लगी, जयंत, आपको मेरी छोटी से छोटी बात की इतनी परवाह क्यों है? क्यों आप कभी अपने दिल की फीलिंग्स जुबान तक नहीं लाते? जयंत भी मानवी को देखकर अपने मन में सोचने लगा, मानवी, क्या आप कभी मेरी खामोशी की जुबान पढ़ पाएंगी? काश मैं आपको बता सकता कि आप मेरे लिए कितनी खास हो। जयंत के दिल में मानवी के लिए एक खास जगह बन गई थी। उसके दिल में मानवी के लिए प्यार पनप चुका था, पर वो अपने दिल की बात कह नहीं पाता था। अगले दिन जयंत ऑफिस में मानवी के आने की राह देख रहा था, पर अमारे के साथ मानवी को ना देखकर उसका मन बेचैन हो उठा। उसने अमारा से पूछा, अमारा, मानवी कहाँ है? वो नहीं आई क्या? अमारा बोली, जयंत, आज मानवी को फीवर है तो वो आज ऑफिस नहीं आएगी। अमारे से पता लगने पर कि मानवी आज फीवर की वजह से ऑफिस नहीं आ पाएगी तो जयंत के मन को उदासी ने घेर लिया। न चाहते हुए भी उसका मन आज ऑफिस में नहीं लग रहा था। उसने मानवी को फोन तो किया, पर दो चार रस्मी बातों के अलावा और कुछ नहीं कह पाया। हालांकि वो उसे पूरी तरह मिस कर रहा था। और रात को भी काफी देर वो मानवी के बारे में सोचता रहा। उसे खुशी थी कि आज का दिन खत्म हुआ और सुबह वो मानवी से फिर मिल पाएगा। अगली सुबह मानवी की तबीयत में काफी सुधार था, पर उसने ऑफिस न जाने का फैसला किया। वो जानना चाहती थी कि जितना वो जयंत को मिस कर रही है, क्या वो भी उसके लिए वही फीलिंग्स रखता है या नहीं। वो बस जयंत का मन टटोलना चाहती थी। उसे जयंत की खामोशी चुभती थी। दूसरी तरफ मानवी के आज भी ना आने की खबर सुनकर जयंत का मन बहुत खराब हो गया था। मानवी से मिलने की बेताबी तड़प उसे बहुत सता रही थी। दिमाग उसे खुद पर कंट्रोल करने को कह रहा था, जबकि उसका दिल चाह रहा था कि वो जल्दी से मानवी के पास चला जाए। उधर मानवी को भी बेसब्री से जयंत का इंतजार था। उसका मन ये सोचकर भी घबरा रहा था कि कहीं ये सिर्फ एक तरफा फीलिंग्स तो नहीं है। आखिरकार दिल ने दिमाग को हरा दिया और जयंत मानवी का दीदार पाने के लिए उसके पास पहुंच गया। उसे सामने देखते ही मानवी की आंखें नम हो गई। जयंत ने मानवी से पूछा, ठीक हो आप? मानवी जयंत को सामने देखकर बहुत इमोशनल हो गई। अंदर ही अंदर उसे खुशी भी थी कि उसका विश्वास टूटा नहीं। वो जल्दी से जयंत के सीने से जा लगी और बोली, अब बिल्कुल ठीक हूँ। मानवी के इस तरह सीने से लग जाने से जयंत की उसे मिलने की तड़प जैसे शांत हो गई हो। उसने भी मानवी को अपनी बाहों में भर लिया और मन में बोला, काश मानवी, मैं आपको बता सकता कि मैं आपको कितना मिस कर रहा था। काश मैं आपको बता सकता कि मैं आपको कितना चाहता हूँ, वो भी तब से जब से शायद आपने कभी मुझे नोटिस भी नहीं किया होगा। पर मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि आप रणवीर सर की बहन हो। मुझे डर है कि कहीं ऐसा ना लगे कि मैंने उनके प्यार, उनके विश्वास को ठेस पहुंचाई है। वो मेरे आइडियल हैं। अगर हमारे रिश्ते से उन्हें हर्ट हुआ तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। ये गलत है, ये सही, मैं ये समझ नहीं पा रहा। इस सही गलत के चक्कर में मेरे प्यार का रिश्ता उलझ कर रह गया है। अपनी पोजीशन का एहसास होते ही जयंत ने मानवी को जल्दी से खुद से अलग करते हुए कहा, मानवी, वो मैं यहाँ इसलिए आया था क्योंकि आपसे प्रोजेक्ट फाइल लेनी थी। सोचा वो लेता चलूं और आपसे मिलना भी हो जाएगा। मानवी ने उसकी बात सुनकर अपनी अलमारी से फाइल निकाली और लाकर उसे फाइल थमा दी और फिर वो उसकी आंखों में देखने लगी और अपने मन में बोली, अभी जो तुमने इतने अपनेपन से मुझे अपनी बाहों में भरा था वो सच है या ये जो बेगानों से रवैया है ये सच है? जयंत भी उसकी आंखों में देख रहा था। वो मानवी की आंखों में खोने लगा था। फिर उसने अपने आप को संभाला और जल्दी से वहां से निकल गया। सागर ने अमारा को फोन करके मिलने के लिए रेस्टोरेंट में बुलाया। अमारा रेस्टोरेंट पहुंची तो उसे देखकर सागर के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो मुस्कुराकर बोला,
थैंक गॉड तुमसे मिलना हो गया। कितना बिजी रहती हो तुम, दोस्तों की भी तुमसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। बीते वक्त में अमारा और सागर का रिश्ता बदल चुका था। अब वो दोनों एक दूसरे के सिर्फ दोस्त थे और इसी नाते कभी कभी मुलाकात हो जाती थी। अमारा मुस्कुराते हुए बोली, क्या करूं सागर, काम के चक्कर में वक्त कहाँ निकल पाता है, पता ही नहीं लगता कब सुबह से शाम हो गई। तुम बताओ, तुमने स्पेशली मुझे क्यों बुलाया, कोई खास बात है क्या? सागर बोला, बात तो है, मैं शादी कर रहा हूँ अमायरा, बस उसी का इनविटेशन तुम्हें देना चाहता था। तुम्हारे घर जाना थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था, इसलिए तुम्हें यहाँ बुला लिया। अब तो खुश हो ना तुम चाहती थी ना कि मैं लाइफ में आगे बढ़ जाऊं, तो अब पुरानी बातों को पीछे छोड़कर मैंने आगे की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए हैं। अमारा सागर के हाथ पर हाथ रखते हुए खुश होकर बोली, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ सागर, और मैं दिल से चाहती हूँ कि तुम अपनी आने वाली जिंदगी में हमेशा खुश रहो। इसी बात पर ट्रीट हो जाए, क्यों नहीं? सागर ने मुस्कुराते हुए कहा। और दोनों ने कुछ वक्त साथ बिताया और फिर अपने अपने रास्ते पर चल दिए। मानवी को अगले दिन ऑफिस में देखकर फाइनली जयंत को बहुत सुकून महसूस हुआ। उसने मानवी से पूछा, कैसी तबीयत है अब आपकी? मानवी बोले, पहले से बेहतर है। मानवी ने जयंत की तरफ बिना देखे हुए कहा और आगे बढ़ गई और खुद को काम में बिजी कर लिया। जयंत को ये बात चुभ रही थी कि मानवी ने उससे बात करना तो दूर, उसे नजर उठाकर देखा भी नहीं। उससे जब रहा नहीं गया तो वो उसके कैबिन में चला गया और मानवी से बोला, मानवी, अभी आपकी तबीयत इतनी भी ठीक नहीं हुई, बस कीजिए, थोड़ा सा आराम कर लीजिए, नहीं तो तबीयत फिर से बिगड़ जाएगी। चलिए एक साथ कॉफी पी लेते हैं। मानवी रूखे से स्वर में बोली, सॉरी मेरा मन नहीं है, और जयंत आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। मेरी वजह से आप अपना कीमती टाइम वेस्ट ना करें। जयंत उसकी तरफ देखकर बोला, दोस्तों की फिक्र करने को टाइम वेस्ट नहीं कहते। मानवी फीकी हंसी हंसते हुए बोली, दोस्त? फिर अपने मन में बोली, अच्छा हुआ जयंत आपने ये जता दिया कि ये महज दोस्ती है, नहीं तो मेरा बेवकूफ दिल न जाने क्या क्या सपने देखने लगा था। अब इस रिश्ते को मैं भी दोस्ती के नजरिए से ही देखूंगी। ये सोचकर मानवी अपने काम में लग गई और जयंत उसे काम में लगा देखकर वहां से चला गया। अमारा को अपने मायके गए काफी समय हो गया था। वो आज ऑफिस के बाद घर ना जाकर मम्मी पापा के पास आ गई, क्योंकि अभिषेक जी ने उसे फोन करके बुलाया था। घर पहुंचते ही वो मम्मी पापा और पाकी से बहुत प्यार से मिली। सब हॉल में बैठ गए। अभिषेक जी ने उसे अपने पास बिठा लिया। अमारा ने बैठते ही अभिषेक जी से पूछा, पापा, आपने फोन करके मुझे जरूर आने को क्यों बोला, कुछ हुआ है क्या? अभिषेक जी बोले, मुझे, तुम्हारी माँ को, हम सबको तुमसे बात करनी थी। अमारा ने चौंक कर पूछा, कैसी बात पापा? अभिषेक जी बोले, तुमने क्या सोचा है आगे? किस बारे में पापा? अमारा ने असमंजस से उन्हें देखकर पूछा। अभिषेक जी बोले, अपनी जिंदगी के बारे में। अमारा उन्हें हैरानी से देखकर बोली, क्या हुआ है मेरी जिंदगी को? अच्छी खासी तो चल रही है। अभिषेक जी बोले, इसे तुम जिंदगी कहती हो? खुद को काम करने वाली मशीन बना लिया है। तुम कहती नहीं हो तो क्या हमें दिखता नहीं है क्या कि तुम किस तरह घुट घुट कर जी रही हो? चेहरे पर ये झूठी हंसी सजाकर तुम सबको धोखा दे सकती हो, पर अपने माँ पापा को नहीं। हम महसूस कर सकते हैं कि तुम खुद को कितना अकेला महसूस करती हो। क्या हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा? अमारा बोली, नहीं पापा, आप देखना, रणवीर जल्दी वापस आ जाएंगे और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। अभिषेक जी बोले, हमें दिलासा दे रही हो या खुद को? तुम समझती क्यों नहीं हो? पूरे 2 साल से भी ज्यादा हो गए रणवीर को गए हुए, कभी उसका एक फोन तक नहीं आया। तुम कैसे कह सकती हो कि वो जल्दी आ जाएगा? अरे, डिवोर्स देकर गया है वो तुम्हें, और तुम्हें अब भी उसका इंतजार है। सच्चाई सामने होते हुए भी अपनी आंखें बंद क्यों रखना चाहती हो अमारा? सच को एक्सेप्ट करो बेटा, कुछ नहीं बचा है इस रिश्ते में अब। ये बातें सुनकर अमारा की आंखें इतने वक्त बाद फिर से आंसुओं से भर गई और वो खड़े होते हुए बोली, चलती हूँ पापा, घर जाने के लिए लेट हो रही हूँ, दादी माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी। भारती जी उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, कब तक भागती रहोगी तुम अमायरा? और कौन सा घर जिसकी वजह से उस घर से तेरा रिश्ता था, जब वो वजह ही नहीं है तो वो तेरा घर कैसे हो गया? क्यों झूठी उम्मीदें पाल रखी हैं? पूरी जिंदगी पड़ी है तेरे सामने, तू पहली लड़की नहीं है
जिसका तलाक हुआ है, पर लोग आगे बढ़ जाते हैं, वहीं खड़े रहकर अपनी जिंदगी को तबाह नहीं करते। मुझे लगता है कि तुम्हें अब उस घर में वापस नहीं जाना चाहिए। सारी जिंदगी कोई अकेले नहीं काट सकता। और रणवीर का कब तक इंतजार करोगी? अगर वो कभी लौट कर नहीं आया तो? ये सुनते ही अमारा तेज आवाज में बोली, माँ प्लीज ऐसा मत बोलिए। आपको हो ना हो, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा रणवीर जरूर वापस आएगा। और माँ, आप आगे बढ़ने की बात कर रहे हो जैसे ये बहुत आसान है मेरे लिए। सागर से शादी टूटी, आपने कहा रणवीर से शादी कर लो, और अब रणवीर नहीं है तो मैं किसी और के साथ आगे बढ़ जाऊं। क्या मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है? माँ, क्या इतना आसान है किसी को यूं ही अपनी जिंदगी से निकाल देना? और पापा, किस डिवोर्स की बात कर रहे हो आप? मैंने आज तक वो पेपर साइन नहीं किए और न कभी करूंगी। मैं रणवीर की पत्नी थी और हमेशा उसकी पत्नी बनकर ही रहूंगी। और जहां तक आप इंतजार की बात कर रहे हो तो आप सुन लीजिए, अगर सारी उम्र मुझे उसका इंतजार करना पड़ा ना पापा, तो मैं करूंगी। आपको सही लगता है तो आप इस फैसले में मेरा साथ दे सकते हो, नहीं तो आप भी मुझसे किनारा कर लीजिए, पर मेरा फैसला नहीं बदलेगा। ये कहकर अपने आंसू पोंछते हुए तेज कदमों से वो वहां से चली आई और घर आते ही जल्दी से अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद करके दरवाजे से ही टेक लगाकर बैठ गई। उसके आंसू बेतहाशा बहे जा रहे थे, दिल में बहुत तेज दर्द हो रहा था। उसने अपने दिल पर हाथ रखा और बोली, इस दिल में इतना दर्द क्यों होता है? मेरे दिल का ये दर्द, मेरे दिल की ये तड़प मेरी जान ले लेगी रणवीर। इस जिस्म से जान निकलने से पहले वापस आ जाओ प्लीज रणवीर, प्लीज लौट आओ। क्या ये नाराजगी, ये गुस्सा कभी मेरे लिए कम नहीं होगा? मानती हूँ मैंने गलत किया, बहुत गलत किया। मुझे तुम पर ट्रस्ट करना चाहिए था, पर क्या मेरी गलती माफी के लायक नहीं है? कि तुम्हारा सारा प्यार मेरी एक गलती के कारण खत्म हो गया? क्या तुम्हारा कभी दिल नहीं हुआ कि एक बार जाकर अपनी अम्मू को देख लो कि वो किस हाल में है? रणवीर, तुम तो कहते थे कि आई एम ऑलवेज विद यू। कहाँ गए तुम्हारे वादे? मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है रणवीर, एक बार आकर मुझे अपने गले से लगा लो। तुम्हारे सीने से लगकर मेरे ये सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। मैं नादान थी, अब संभल गई हूँ, तेरे प्यार में बदल गई हूँ। पछता रही हूँ तेरा दिल दुखाकर। तेरी बनूंगी तो अपना बना ले आकर। लग जा तू गले, ये सुन ले अर्जियां, करते दर गुजर तू मेरी गलतियां। रणवीर अमारा को छोड़कर अमेरिका आ गया था। यहाँ आकर उसने अमेरिका में अपनी जो कंपनी खोली थी उसको संभाल लिया था। वो अमारा को बुलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को बिजी रखता था, फिर भी वो अपने आप को अमारा की यादों से दूर नहीं ले जा पाता था। किसी न किसी बात पर उसे अमारा की याद आ जाती और उसका दिल तड़प उठता। वो अमेरिका भी इसीलिए आया था क्योंकि वहाँ रहकर अमारा से दूर रह पाना उसके बस में नहीं था। रणवीर ने इन 2 सालों में अपने दोस्त विहान के साथ मिलकर अपनी कंपनी को काफ़ी सक्सेस दिलाई थी। अमेरिका में एक शाम के वक्त विहान, जो दिखने में काफ़ी हैंडसम और स्मार्ट था, वो अपनी बाइक पर कानों में ईयरफोन लगाए सड़क पर अपनी बाइक दौड़ाते हुए कानों में बज रहे गाने को पूरी फीलिंग लेकर सुन रहा था। कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला, कोई ना कोई चाहिए हम पे मरने वाला। तभी उसका फोन बजा और उसने अपना फोन पिक करते हुए कहा, क्या हुक्म है, फरमाइए। दूसरी तरफ से आवाज आई, 10 मिनट में मुझे मेन रोड वाले कैफे में मिल। विहान बोला, आई एम कमिंग ब्रो। विहान ने जल्दी से अपनी बाइक का रुख मोड़ा और कैफे की तरफ बढ़ गया। कैफे में पहुंचते ही उसने देखा कि रणवीर उसका बेचैनी से इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो बाइक से उतरा उसने गुस्से में कहा, ये सब क्या है विहान? विहान बोला, चिल ब्रो, डोंट कॉल मी विहान, आई एम हान। वैसे इतना गुस्सा क्या हुआ है? कैफे में पहुंचकर उसका गुस्सा देखकर विहान ने पूछा। रणवीर, चिल ब्रो, व्हाट हैपन? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? रणवीर बोला, ये क्या है? आंटी का फोन क्यों नहीं पिक किया तूने? तुझे पता है कि वो कितनी परेशान है, ना जाने कितनी बार मुझे कॉल कर चुकी है। वैसे उन्होंने तुझे मीशा से मिलने के लिए कहा था, क्यों नहीं मिलने गया? विहान बोला, रणवीर काम डाउन ब्रो, मैं भी मॉम से बात कर लेता हूँ हैप्पी, बट वो मीशा से तुम्हें नहीं मिलने वाला। यार, मैंने मॉम को बताया है शी इज़ नॉट माई काइंड गर्ल, तो उससे एक बार और मिलो या 10 बार, मेरा जवाब ना ही रहेगा। रणवीर उसे घूरते हुए बोला। विहान, तू चाहता क्या है? भाई, मुझे लगता है कि भगवान ने हर किसी के लिए
किसी स्पेशल वन को इस दुनिया में भेजा है और जब मेरी स्पेशल वन मेरे सामने आएगी तो मैं उसे पहचान लूंगा। रणवीर चिढ़कर बोला। और कैसे पहचानेगा तू उसे? उसके माथे पर तेरा नाम लिखा होगा क्या? विहान बोला। भाई तू कितना रोमांटिक है। जब वो मेरे सामने आएगी तो मेरा दिल उसे जरूर पहचान लेगा और वो मुझे सिग्नल देगा कि यही है वो जो सिर्फ मेरे लिए बनी है। और वो लड़की मीशा तो बिल्कुल नहीं है। रणवीर से घूर कर बोला। पागल है तू? अच्छा मान ले कभी किसी लड़की को देखकर ऐसा हुआ ही ना तो, या फिर जिस लड़की को देखकर ऐसा हुआ वो पहले से ही शादीशुदा हो या 2 बच्चों की माँ हुई तो? विहान गुस्से से उसे घूरते हुए बोला। तेरे जैसे दोस्त हो ना तो दुश्मन की कोई जरूरत ही नहीं है, दोस्त होकर बद्दुआ दे रहा है। रणवीर बोला। सॉरी यार, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तो सच्चे दिल से चाहता हूँ कि तुझे तेरी सच्ची मोहब्बत मिले। विहान बोला। भाई मैं भी यही दुआ करता हूँ कि तुझे तेरी सच्ची मोहब्बत। उसके आगे कहने से पहले रणवीर ने उसके मुंह पर हाथ रख लिया और बोला। ऐसी दुआ मत कर, अगर वो मुझे मिल गई तो उसकी मोहब्बत उससे अलग हो जाएगी। और प्यार लेने का नहीं देने का नाम है। दुआ करनी है तो ये कर कि वो अपनी मोहब्बत के साथ खुश रहे। विहान गुस्से से बोला। तेरे जितना महान नहीं हूं मैं। रणवीर गहरी सांस लेकर बोला। अच्छा, मेरी जगह तू होता तो क्या करता? जब हमें पता लगे कि हम जिससे प्यार करते हैं उसके दिल में कोई और बसा है तो क्या करना चाहिए? प्यार जबरदस्ती हासिल नहीं किया जा सकता। विहान बोला। पता नहीं कैसी होगी वो जिसने तेरे जैसे लड़के का दिल तोड़ दिया। रणवीर बोला। वो बुरी नहीं है, बहुत अच्छी है, बस अपने दिल के हाथों मजबूर थी। जिस तरह वो मेरी पहली मोहब्बत है, उसकी पहली मोहब्बत कोई और था। जैसे मैं आज तक उसे नहीं भुला पाया, वो भी अपनी मोहब्बत को नहीं भुला पाई। इसमें गलत क्या है? विहान बोला। जब तू जानता है कि वो तुझे नहीं चाहती फिर आगे क्यों नहीं बढ़ जाता? क्यों अभी तक उसकी यादों में अटका हुआ है जो तेरी कभी हो ही नहीं सकी? रणवीर उसकी बातें सुनकर इमोशनल हो गया और बोला। भूलने की कोशिश करता हूँ यार, पर भुला ही नहीं पाता। जितना उसको भूलने की कोशिश करता हूँ वो उतनी ही मुझ पर हावी हो जाती है। उसके साथ बिताया हर लम्हा याद आने लगता है। उसके लिए एक अजीब सी तड़प महसूस करता हूँ। वो मेरे आसपास ना होकर भी हमेशा मेरे साथ मौजूद रहती है। मैं उससे अपने से दूर कर ही नहीं पाता। ऐसा लगता है जैसे मैं पागल हो जाऊंगा। विहान ने उसे कसकर गले से लगा लिया और अपने मन में बोला। न जाने क्यों इस कहानी में कुछ तो अधूरा है। ओह गॉड प्लीज कोई चमत्कार कर दो और इसे अपनी मोहब्बत से मिलवा दो। विहान ने उसे रिलैक्स किया। फिर वो दोनों घर आ गए। रणवीर और विहान दोनों एक साथ ही रहते थे। हालांकि रणवीर विहान का बॉस था, पर बॉस होने से पहले वो दोनों दोस्त थे। और अमेरिका में जहाँ कोई अपना दिखाई नहीं देता था वहाँ ही दोनों एक दूसरे का सहारा थे और एक दूसरे से अपने दिल की बात शेयर करके मन हल्का कर लिया करते थे। घर आकर रणवीर अपने कमरे में चला गया और एक बार फिर अमारा की यादों में बह गया। रात काफी गहरी हो चुकी थी पर नींद का रणवीर से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। चेहरों को फिर से उसी तड़प उसी दर्द ने घेर रखा था। वो अपने आप से बोला। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तुम मुझे बुला रही हो अमारा। क्यों दिल को इतनी बेचैनी हो रही है? क्यों दिल ये जानने के लिए बेताब है कि तुम ठीक हो अमारा? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ गलत हुआ है? काश मैं तुमसे पूछ सकता, पर किस हक से? अब तक तो तुमने सागर के साथ शादी भी कर ली होगी। जब तुम मेरी नहीं हो फिर भी हर पल मेरे ख्यालों में क्यों आती हो तुम? क्यों मेरा ये दिल कभी तुम्हारी शिकायत कभी तुम्हारी तारीफ के बहाने तुम में ही उलझा रहता है? रणवीर एक अजीब सी घबराहट महसूस कर रहा था और उसका मन अमारा के ख्यालों में खोया हुआ था। सोए नहीं अब तक? घर की बहुत याद आ रही है? विहान ने उसके पास बैठते हुए कहा। रणवीर ने जवाब दिया। याद तो उनकी आती है जिन्हें हम भूल जाते हैं। मैं तो कभी उनसे जुदा हुआ ही नहीं। विहान बोला। मुझे समझ नहीं आता तुम खुद को किस बात की सजा दे रहे हो। जब से तुम यहाँ आए हो मैंने तुम्हें उनकी यादों में तड़पते देखा है। रात रात भर तुम सो नहीं पाते हो। तुम्हारी बेचैनी साफ साफ बता रही है कि तुम उसके बगैर पल पल मर रहे हो। तो क्यों नहीं चले जाते वापस? आई एम श्योर तुम्हारी फैमिली भी तुम्हारे लिए इतना ही तड़प रही होगी। रणवीर बोला। मुझे पता है मेरी दादी माँ, दाई माँ और मानवी मुझे बहुत मिस करती होंगी। मेरा भी मन करता है कि भाग कर जाऊं और उन्हें गले से लगा लूं,
पर ना जाने क्यों मेरे कदम रुक जाते हैं। पता नहीं इस मोहब्बत ने मुझे इतना कमजोर क्यों कर दिया। उस शहर में, उस घर में हर जगह अमारे की यादें बसी हुई हैं। जब मैं इतनी दूर रहकर इतना बेचैन हूँ तो इतने पास जाकर खुद को कैसे संभाल पाऊंगा। उसको किसी और के साथ देखना ये दिल कैसे बर्दाश्त कर पाएगा। विहान उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, रणवीर, डोंट माइंड, पर जितना तुमने मुझे बताया है मुझे लगता है कि अमारा भी तुम्हें चाहती है। उसने जो कुछ भी कहा गुस्से और गलत फहमी में कहा हो शायद। रणवीर बोला, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। विहान बोला, तू ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकता है। रणवीर बोला, यार मुझे भी यही लगता था कि वो मुझसे प्यार करती है, पर उस दिन उसने जो इल्जाम मुझ पर लगाए उससे मेरा ये भरम टूट गया। तुझे पता है प्यार में सबसे जरूरी क्या होता है, एक दूसरे पर ट्रस्ट। और उसने मेरे साथ इतना वक्त गुजारा फिर भी मुझ पर जरा सा भी ट्रस्ट नहीं कर पाई। अगर वो मुझसे प्यार करती होती ना तो वो मेरे खिलाफ नहीं बल्कि मेरे फेवर में खड़ी होती और कहती कि नहीं, रणवीर ऐसा नहीं कर सकता। पर उसने पता नहीं किसकी बातों में आकर मुझे इतना बुरा बना दिया। बस यही बात यहाँ दिल में चुप गई यार। और मेरा दिल इतना बेवकूफ है कि इतना सब होने के बावजूद उसे दिल से नहीं निकाल पा रहा। विहान ने पूछा, क्या तू कभी वापस नहीं जाएगा। रणवीर गहरी सांस लेकर बोला, मैं वापस जरूर जाऊंगा। मैं दादी माँ, अपनी दाई माँ और मानवी के बगैर नहीं रह सकता। पर कब जाऊंगा इस सवाल का जवाब मेरे पास भी नहीं है। सोचा नहीं था इतना मुश्किल होता है किसी को अपने दिल से निकालना। विहान बोला, तुम्हें पता है जब मैं अपनी फैमिली के साथ इंडिया में था तो मुझ पर बाहर जाने की धुन सवार थी और मुझे ये बहुत आसान लगता था। पर जब उनसे दूर होकर यहाँ जॉब के लिए आया तो शुरू शुरू में बहुत अच्छा लगा, पर धीरे धीरे मॉम डैड की कमी बहुत अखरने लगी। मॉम की छोटी छोटी बातों पर फिक्र, पापा की केयर, सबको बहुत मिस किया। तब जाकर एहसास हुआ कि फैमिली क्या होती है। फिर तुझसे मिलना हुआ, तब हम दोनों 2 साल तक साथ रहे। तेरे साथ रहकर कुछ अच्छा लगा, फिर तू चला गया तो फिर से अकेलापन अखरने लगा। तेरे वापस आ जाने से फिर से मन लगा। तू साथ होता है तो इस पराये देश में ऐसा लगता है कि कोई अपना साथ है। अब मैंने सोच लिया है कि ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही मैं इंडिया वापस अपनी फैमिली के साथ ही रहूंगा। ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने में कुछ ही समय बचा है, तब तक तुझे अपने दिल को जितना समझाना है समझा ले। उसके बाद मैं तेरी एक नहीं सुनूंगा और हम इंडिया वापस जाएंगे और अपनी ये कंपनी वहीं से चलाएंगे। जब जरूरत पड़ेगी तो बीच बीच में आ जाया करेंगे। दैट्स फाइनल ब्रो। जब हमें इतनी प्यार करने वाली फैमिली मिली है तो हमें उसकी कदर करनी चाहिए और बाकी सारी उलझने फैमिली के प्यार से खुद ब खुद सुलझ जाएंगी। मैं तुझे यूं अकेला तड़पने के लिए छोड़कर नहीं जाऊंगा, प्रॉमिस मी। तुम मेरे साथ इंडिया वापस जाओगे, इतना तो हक है ना मेरा तुम पर। विहान के इस तरह हक से कहने पर रणवीर हामी भर के उसके गले लग गया। इधर दादी माँ अमारा को ऐसे दिन रात काम में लगे देखकर परेशान हो जाती। इन 2 सालों में अमारा ने जैसे उन्हें इस घर को और कंपनी को संभाला था वो काबिले तारीफ था। वो अमारा के अकेलेपन को समझती थी। सब कुछ सही चल रहा था, बस सबको उदासी ने घेर रखा था। घर में सबके रहते हुए भी एक खामोशी सी पसरी रहती थी। दादी माँ रणवीर के वापस लौटने की बहुत प्रार्थनाएं करती। हर दिन निकलने वाली सुबह की किरणों के साथ दादी माँ रणवीर के वापस लौटने का इंतजार करती। इस हवेली के इकलौते वारिस के लौटने की उम्मीद में ही दादी माँ ने अपने आप को संभाला हुआ था। वह पहले से ज्यादा अपना ध्यान रखती थी ताकि वो रणवीर के वापस लौटने तक जिंदा रह सके। वह अमारा को, जिसने इस घर के लिए इतना कुछ किया, अकेले बेसहारा छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। जब उन्हें रणवीर की ज्यादा याद आती तो वो बोल उठती, रणवीर मेरे बच्चे अब तो वापस आ जा। देख तेरी दादी माँ तुझे कितना याद कर रही है। अब तो लौट कर आ जा मेरे बच्चे। और आंसू उनकी आंखों से बह उठते। दाई माँ अलग परेशान रहती थी। वो ये अपने मन से नहीं निकाल पाती थी कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभाई। कोई भी खुश नहीं था। इधर दादी माँ, दाई माँ, अमारा और मानवी दुखी थी तो उधर रणवीर दुखी था। विहान ने अपनी और रणवीर की टिकट करा ली थी। आज ऑफिस में रणवीर बहुत बेचैन था। पूरा दिन बेचैनी में कट गया। अब वो बिस्तर पर लेटा करवटें बदल रहा था। फिर वो खड़ा होकर कमरे की खिड़की पर खड़ा हो गया
और चांद को देखने लगा। चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और वो अमारे के ख्यालों में खोया हुआ था। तभी विहान उसके पास आया और बोला, क्या हुआ, अभी तक जाग रहे हो? विहान को देखकर वो अपने ख्यालों से बाहर निकला और बोला, नींद नहीं आ रही। विहान बोला, तुम्हें नींद आती कब है? जब से तुम आए हो मैंने तुम्हें कभी चैन से सोते हुए नहीं देखा। पर डोंट वरी ब्रो, बस कल का दिन और फिर परसों हमारी इंडिया की फ्लाइट है। अपने घर अपनों के बीच जाकर तुम्हें सुकून मिल जाएगा। एक बात बताओ, दादी माँ, ताई माँ और मानवी से तो तुम्हें कोई नाराजगी नहीं थी, फिर तुम उनको फोन क्यों नहीं करते? रणवीर बोला, हिम्मत ही नहीं होती। मुझे पता है उनसे बात करते ही मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगा। दादी माँ कैसे भी करके मुझे वापस आने के लिए मजबूर कर देंगी, पर जब वहाँ मैं अपनी अमारा को नहीं पाऊंगा तो वो घर और वो कमरा मुझे काट खाने को दौड़ेगा, क्योंकि अमारे के साथ रहते रहते उसके साथ की इतनी आदत हो गई थी कि उसके बिना एक पल भी चैन नहीं आता था। जा तो रहा हूँ पर मैं नहीं जानता कि उस घर में अमारा के बिना मैं कैसे रहूँगा। रणवीर अपने मन में बोला, आगे क्या होगा मैं नहीं जानता, पर अब यहाँ रुकना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। अब तो वापस जाना ही है। बिहान ने कुछ देर रणवीर से बातें की, फिर वो उसे सोने के लिए बोलकर चला गया। रणवीर आकर बिस्तर पर लेट गया और अमारा के ख्यालों में खोए हुए ही रात के किसी पहरों से नींद आ गई। इधर आज रणवीर का दिल बेचैन था और उधर अमारा का दिल बेचैन था। दोनों के दिल बेचैन थे और दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच सोच कर तड़प रहे थे। अगले दिन बिहान ने रणवीर से कहा, जल्दी रेडी हो जाओ। रणवीर चौंक कर बोला, लेकिन क्यों, फ्लाइट तो कल की है ना? भाई फ्लाइट तो कल की है, आज यहाँ हमारा आखिरी दिन है, तो आज हम बीच पर घूमने जा रहे हैं और ना सुनने का मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है, इसलिए जल्दी से रेडी हो जाओ। विहान उसे हाथ पकड़कर उठाते हुए बोला। रणवीर मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है यार। फिर वो दोनों तैयार होने लगे। फिर कुछ देर बाद दोनों दोस्त बीच के लिए निकल गए और वहां बातें करते करते एक साथ बिताए सारे पलों की यादें ताज़ा हो गई। दोनों एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे। तभी एक लड़की ने विहान से आकर कहा, एक्सक्यूज मी, आप प्लीज मेरे हस्बैंड के साथ मेरी फोटो क्लिक कर देंगे? विहान बोला, सॉरी मैम, आप किसी और से कह दीजिए। लड़की निराश होकर जाने लगी तो रणवीर बोला, रुकिए, लाइए मैं क्लिक कर देता हूँ। रणवीर ने कैमरा पकड़ने के लिए हाथ बढ़ा दिया। विहान उसके कान में बड़बड़ाते हुए बोला, क्या जरूरत है ब्रो? रणवीर बोला, इट्स ओके यार, क्या फर्क पड़ जाएगा। रणवीर उस लड़की के साथ चल दिया। उसका हस्बैंड दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा था। लड़की के कहने पर जैसे ही वो पलटा तो सामने रणवीर को देखकर हैरान ही रह गया। यही हाल रणवीर का था। हैरानी से उसकी आंखें उस पर ही टिक गई और चेहरे पर गुस्से के भाव गिर आए। उसने कैमरा वापस उस लड़की को थमाते हुए उसे कॉलर से पकड़ लिया और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? आगे क्या होगा? ये लड़का कौन था जिसे देखकर रणवीर के चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए थे? क्या रणवीर और अमायरा एक हो पाएंगे? क्या जयंत मानवी से अपने प्यार का इजहार कर पाएगा? क्या विहान को कोई ऐसी लड़की मिल पाएगी जिसे उसे देखते ही प्यार हो जाए? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।